बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये एज ए लॉन्ग आपके बोर्ड के पेपरों में आया भी हुआ है, तो बच्चे अक्सर इसको हल्का समझ लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है 3 फेज एसी सप्लाई। अच्छा जी, आपको याद है कि आपने गलियों मोहल्लों में देखा होगा कि ये 4 वायर आ रही होती हैं। वो जो 3 वायर होती है ना, जिसमें 11,000 वोल्ट होते हैं, वो 3 वायर जिसमें 11 केवी की जो 3 वायरें होती हैं, वो 3 वायरें आती हैं ट्रांसफार्मर में, जो आपकी गलियों में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। और फिर ट्रांसफार्मर से 4 वायरें यूं जाती हैं, जो मेन सड़कें होती हैं ना, वहां पर 3 वायरें ये इस तरह लगी होती हैं। बात समझ आ रही? वो 11 केवी की है। 3 वायरें आई ट्रांसफार्मर के अंदर, और ट्रांसफार्मर में से कितनी निकली? 4। बात समझ आई? अब वो 4 वायरें क्या हैं, जरा इस बात को समझिएगा। देयर आर 4 टर्मिनल, और यही मेरा आज का टॉपिक है। उसमें बच्चे क्या होता है, 3 फेज होते हैं। 3 फेज हैं, ऊपर वाले तीनों फेज हैं, और नीचे वाली जो वायर होती है वो न्यूट्रल होती है। फेज कहते हैं जिसमें 230 वोल्ट होते हैं। तो ऊपर वाले तीनों फेज और नीचे वाली एक वायर न्यूट्रल होती है। तो 4 टर्मिनल होते हैं 3 फेज के अंदर। तो आइए फिर हम अपनी बुक की थ्योरी को स्टडी करते हैं। तो जी बेटा, 3 फेज एसी सप्लाई। आपको याद है कि 3 फेज से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 1 फेज या सिंगल फेज एसी सप्लाई क्या होती है। चैप्टर 15 के अंदर हमने एसी जनरेटर को पढ़ा था, और आपने पढ़ा था ना, सिंगल फेज एसी सप्लाई के अंदर कितनी कॉइल होती हैं? 1 कॉइल। देयर इज अ सिंगल कॉइल। 1 फेज है तो इसके अंदर कॉइल भी एक ही होगी। देयर इज अ 1 कॉइल इन विच अ स्लिप रिंग इज कनेक्टेड। एसी जनरेटर आपने पढ़ा होगा, और स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होती है, और वो कॉइल जब रोटेट करती है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करते हैं, जिसकी शेप इस तरह की होती है। ये आपने साइनोसाइडल कर्व पढ़ी होगी। 0, 0, 190, 180, 270 और 360 डिग्री तक। तो 0 से ये 360 डिग्री तक का एक चक्कर होता है, ऐसे ही है। अब सिंगल फेज एसी सप्लाई में प्रॉब्लम क्या है, हमें 3 फेज की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चे, अब ऐसा है कि सिंगल फेज के अंदर ना कहीं वोल्टेज 0 भी हो जाता है। देखें, 0 डिग्री पे वोल्टेज 0 है, 180 पे भी 0 है, और 360 पे भी। लेकिन 3 फेज एसी सप्लाई के अंदर आपको वोल्टेज किसी भी लम्हे 0 नहीं मिलेगा। ऑल टाइम आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलते हैं। कैसे? तो आइए जरा देखते हैं। ये जो एक कर्व है, ये सिंगल फेज के लिए है, जिसको हम 1 फेज कहते हैं। लेकिन हमारा तो आज का टॉपिक 3 फेज है ना। तो 3 फेज के अंदर कितनी कॉइलें होंगी? देयर आर 3 कॉइल। सिंगल फेज के अंदर 1 कॉइल, 3 फेज के अंदर 3 कॉइल। अच्छा, मुझे बताएं कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? जरा बोले। जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री। अब कितनी कॉइल है? 3। तो 360 डिवाइडेड बाय 3। पूरा सर्कल है 360 डिग्री का, उसको 3 से तकसीम कर दें। क्यों भला? क्योंकि 3 कॉइल है। अगर 4 है तो 4 से कर दें, 5 है तो 5 से कर दें। तो उसको आप तकसीम करेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये बात आपकी बुक वाले ने बताई है कि तीनों कॉइल्स आपस में 120 डिग्री के एंगल पर अटैच है। अब ये मैंने जानबूझ के इस तरह लिखा है कि 360 डिवाइडेड बाय 3, कि वो बच्चे पूछते सर हमें कैसे पता चलेगा कि 120 डिग्री एंगल ही है। तो आप बच्चों को ये पता चला कि 120 डिग्री आया कैसे? पूरा सर्कल है 360, उसको 3 से डिवाइड कर दें। तो बच्चे, इसका प्रिंसिपल आपने याद रखना है। 3 फेज, अगर सिंगल फेज का आपको याद है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो 3 फेज एसी सप्लाई का प्रिंसिपल भी यही होगा। तो प्रिंसिपल इसका नोट करें जी, वर्किंग प्रिंसिपल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज एसी सप्लाई। और 1 फेज एसी सप्लाई, जिसको हम एसी जनरेटर भी कहते थे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है। सिंगल फेज के अंदर 1 कॉइल है, 3 फेज के अंदर 3 कॉइल है।
तीन कॉइलों को हम जोड़ेंगे 120 डिग्री के एंगल पे। आया कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। तो आइए जरा मैं अब इसकी डायग्राम ड्रा करता हूं। तो बच्चे क्या होगी डायग्राम, जरा तवज्जो करें। ये मेरे पास ना तीन कॉइल्स हैं, एक ये कॉइल है मेरे पास, ठीक हो गया, दूसरी ये वाली कॉइल है, ठीक हो गया, दो कॉइलें होंगी। और इसको मैंने इस तरह क्यों बनाया, क्योंकि ए और बी के दरमियान ना एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। और तीसरी कॉइल इधर बना दूंगा मैं। तो ये थर्ड कॉइल मैं ड्रा कर रहा हूं, ये आ गई जी थर्ड कॉइल। तो देखें जी बच्चे, तो ये तीन कॉइल आ गई मेरे पास। इसको मैं नाम दे लेता हूं कॉइल ए, एंड दिस इज कॉइल बी, इसको बी का नाम देते हैं, एंड दिस इज कॉइल सी। तो तीन कॉइल है ना, तो कितने टर्मिनल हो गए फिर? 6। तीन कॉइल है, 6 टर्मिनल है। एक कॉइल के दो है ना, 1 और 2, 3 4 5 6। तो पेपर में एमसीक्यूज आता है कि 3 फेज एसी सप्लाई के कितने टर्मिनल है, तो आप क्या एमसीक्यूज टिक करेंगे? 6। गलत है, जानबूझ के मैंने ये कहा है। तो 3 फेज एसी सप्लाई के 6 टर्मिनल नहीं होते बेटा, इसके 4 टर्मिनल होते हैं। क्यों बना? क्योंकि आपने तीनों कॉइलों का ए बी सी कॉइल का जो एक एक टर्मिनल है उसको आपने कॉमन ले लेना है। तो मैं क्या करता हूं कि इन तीनों कॉइलों के टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देता हूं। दिस इज टर्मिनल डी एंड दिस इज अ कॉमन पॉइंट। ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है बेटा, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो दिस इज अ कॉमन टर्मिनल, जिसको हम टर्मिनल डी का नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो अब फिर आपने एमसीक्यूज क्या नोट किया कि 3 फेज एसी, ये आपकी बुक की लाइन में लिखा हुआ है, देयर आर 4 टर्मिनल इंस्टेड ऑफ 6। 6 की बजाय 4 टर्मिनल होते हैं। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए पेपर में कि 3 फेज एसी सप्लाई के कितने टर्मिनल है, तो आपने 6 नहीं टिक करना, 4। तो इधर मैं लिख रहा हूं जी टोटल टर्मिनल्स कितने हैं? 4। तो ये एमसीक्यूज है सारे जो नोट के अंदर मैं लिख रहा हूं। तो 4 टर्मिनल हो गए, एमसीक्यूज भी लिखते जा रहे हैं साइड पे। अच्छा जी, अब होगा क्या? ये वही 4 टर्मिनल है जो आपको गलियों में 4 वायर नजर आती हैं, ठीक है। उन 4 वायर में 3 फेज हैं, 1 न्यूट्रल है। इसमें भी ऐसे है। ये जो ये वाली वायर है ना, ये वाली वायर ए, ठीक है, वायर बी, इसको मैं रेड से ड्रॉ कर लेता हूं, वायर बी, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी सही नहीं बनी, दोबारा ही बना लेते हैं, ठीक हो गया। आप जरा तवज्जो कीजिएगा। अब ठीक हो गया। तो बच्चे जरा आप लोग एक बात तो ये याद रखनी है, ए बी सी ये 3 फेज है, एंड दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज अ कॉमन टर्मिनल। इधर मैं लिख देता हूं, कॉमन पॉइंट कह लें या कॉमन टर्मिनल कहते हैं। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट, पॉइंट डी इज कॉल्ड अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, ये कॉमन है। तो फिर 3 फेज के 6 टर्मिनल नहीं है बल्कि 4 है, और तीनों कॉइल्स आपस में कितने डिग्री के एंगल पर अटैच है? 120। यानी कि अगर मैं देखूं कि इस कॉइल का एंगल कितना है एक दूसरे के साथ? 120। बी और सी का, ए और बी का भी 120, और ये वाला भी कितना होगा? इसको डी को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो ये भी कितना बन जाएगा? 120 डिग्री। तो आपने देखा 120 120 120, ठीक है, 3 टाइम, तो ये 360 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज पॉइंट डी, इधर नीचे लिख देता हूं। अच्छा बच्चे, अब एमसीक्यूज आपने नोट करना है। ये देखें, ये बात आपने याद रखनी है नोट के अंदर, वी गेट 3 पीक्स इन 1 साइकिल। एमसीक्यूज नोट करेंगे कि 3 फेज एसी सप्लाई के अंदर एक चक्कर के अंदर, एक साइकिल के अंदर आपको कितनी पीक्स मिलती हैं? 3 पीक्स, और 4 टर्मिनल है। अब आ गया जी फेज वोल्टेज। ये फेज वोल्टेज क्या है जरा देखें बच्चे। ये जो पॉइंट है ना डी, इसको हम कॉमन पॉइंट कह रहे हैं। यानी कि इधर से मैं अगर डॉटी लाइन लगा के नीचे लेके आऊं,
जिसको आपकी बुक वाला कहता है हम शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एंड दिस इज द न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल टर्मिनल, जिसको हम अर्थन भी कहते हैं। ये साइन बना हुआ ना, ये अर्थ का साइन है, अर्थ कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया है, न्यूट्रल। अब मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूं कि फेज वोल्टेज क्या होते हैं। बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, कॉइल ए का न्यूट्रल वायर से जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 230 वोल्ट। यानी कि कॉइल ए का न्यूट्रल से, कॉइल बी का न्यूट्रल से 230 वोल्ट, वी का मतलब है वोल्ट। ए का न्यूट्रल वायर से 230, बी का न्यूट्रल वायर से 230 और सी का न्यूट्रल वायर से 230। सॉरी, इधर नहीं आएगा, ये नीचे आएगा, न्यूट्रल तक लेके आना आपने। तो ये एमसीक्यूज आपने देखे, ये आ गया जी 230। ठीक है बेटा। अब आपने, दिस इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज कितने होते हैं, 230 वोल्ट। ठीक हो गया। 220 भी होते हैं आमतौर पर, लेकिन आपकी बुक वाला 230 लिख रहा है। चले, फेज वोल्टेज से मुराद क्या, देखें, हर कॉइल का न्यूट्रल लाइन से जो वोल्टेज है ना वो फेज वोल्टेज है। यानी कि ये 4 वायर है ना, अगर आप इसको देखें ए बी सी और ये वाली न्यूट्रल है। आप अपनी गली में देखें, जिस भी गली में आपका मकान है उस गली में जाएं तो आपको ट्रांसफार्मर में से इस तरह 4 तारें निकलती नजर आ रही है ना, ए बी सी, या इस तरह कहने ए बी सी, फर्जी नाम ही देने ना हमने। अब इस ए वायर का न्यूट्रल से 2 वायरें जोड़ेंगे तो आपको 230 वोल्ट मिलेंगे। इसको न्यूट्रल वायर से जोड़ेंगे, न्यूट्रल को, वो आपने देखा ना एक ब्लैक और एक लाल वायर होती है, सही है। आपने काली को नीचे जोड़ देना है, ठीक है, और लाल जो वायर है उसको दूसरी के साथ जोड़ दें, बी के साथ, तो आपको 230 वोल्ट मिलेंगे। फिर ब्लैक वायर आपने नीचे ही रहने देनी है न्यूट्रल के साथ, और आप फिर ए के साथ, सी के साथ जोड़ दें तो 230। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए, ए का न्यूट्रल से, बी का न्यूट्रल से, सी का न्यूट्रल से वोल्टेज 230 है, तो 230 वोल्ट को आप फेज वोल्टेज भी कहते हैं। अब आ गया जी लाइन टू लाइन, यानी कि किसी भी 2 लाइनों का आपस में, ए का सी से, तो ये फिर 400 वोल्ट होगा, 400 वोल्ट। बी का सी से, दिस इज कॉल्ड लाइन टू लाइन, 2 लाइनों का आपस में 400 वोल्ट। अच्छा बच्चे ये पूछते हैं सर 200, यानी कि देखें आप इन 2 वायरों को आपस में जोड़ देना, यानी कि इनमें से एक लाल और एक काली वायर अटैच कर दे तो फिर आपको 400 वोल्ट मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लाइन टू लाइन वोल्टेज, 400 वोल्ट। एमसीक्यूज नोट करते जाएं। अब बच्चे इधर सवाल करते हैं सर 230 जमा 230 ये तो 460 होता है, ये 400 वोल्ट कैसे है। रिलैक्स करें, इसका फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, उस फार्मूले का प्रूफ भी है, लेकिन वो मेरा ख्याल फिर आउट ऑफ द सिलेबस चली जाएगी बात। लेकिन चलें आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं फार्मूला बता देता हूं, ट्रिक टू फाइंड लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो वी एल लाइन टू लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 वी फेज। बच्चे ये फार्मूला आप याद कर लें, एमडी कैट लेवल पे आ सकता है, बात समझ आ रही है। ये फार्मूला प्रूव है, इसका ट्राइंगल बनेगी, देखे ना, ये इस तरह ए और बी 120 डिग्री का एंगल है, इस तरह 120 डिग्री और इधर 30-30 ट्राइंगल बना के पूरा प्रूव है इस फार्मूले का। मैं प्रूव नहीं करवा रहा, ठीक है, बस फार्मूला आपको बता रहा हूं। वो सारा प्रूव करने के बाद फार्मूला यही आना है। तो अगर एमडी कैट में भी आएगा तो एमसीक्यूज ही आना है। तो फिलहाल बस आप ये याद कर लें कि 400 वोल्ट कैसे है, वी एल √3 कितना है, कैलकुलेटर से आप निकाल लें। √3 ये होता है बेटा 1.732 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज कितना है जी 230। तो √3 मैंने निकाल लिया, जरा 230, तो ये आया जी 398.3। तो लाइन वोल्टेज फिर कितना आ गया 398.3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400 वोल्ट। ले जी, ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया कि ये 230 की बजाय 400 कैसे आता है 2 लाइनों का।
तो बहरहाल ये फार्मूला है, आपने याद रख लेना, √3 ज़रब 230 या √3 ज़रब फेज वोल्टेज। VL का मतलब है लाइन टू लाइन वोल्टेज। अच्छा जी, MCQs भी हो गए, डायग्राम भी समझ आ गई, ठीक हो गया। और दो कॉइल आपस में कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 120। ये जरा आपकी बुक की थ्योरी में लिखा हुआ है कि वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज 0 एंड द फेज इज 0 डिग्री। यानी कि फर्स्ट पेयर के क्रॉस फेज 0 होगा, वोल्टेज अक्रॉस सेकंड पेयर इज ऑफ द स्लिप रिंग इज नॉट 0। ये लाइनों का मतलब है कि ये एज इट इज आ जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। वोल्ट इस लाइन का मतलब है कि ऊपर वाले अल्फाज ही नीचे आने हैं। वोल्टेज अक्रॉस सेकंड पेयर ऑफ स्लिप रिंग इज, फर्स्ट पेयर के क्रॉस अगर वोल्टेज 0 होगा तो सेकंड पेयर के क्रॉस 0 नहीं होगा, क्योंकि एंगल कितना है फर्स्ट और सेकंड के दरमियान? 120। सेकंड और थर्ड के दरमियान भी 120 है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड की मैं बात करूं तो 120 प्लस 120 240। ये जरा बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो कहा था 120 डिग्री है। यानी कि ये देखें ना, अगर मैं बात करूं कॉइल ए का बी से एंगल कितना है? 120, ठीक है। फिर ए का सी से बात करूं, ए का सी से, आप ये भी 120 ले सकते हैं ना, लेकिन आपने फिर डायरेक्शन ए की लेनी, 120 प्लस 120, तो टोटल ये है। बेशक ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को काउंट करना है। बात समझ आई कि नहीं? 120 प्लस 120 240। तो फर्स्ट पेयर के क्रॉस वोल्टेज तो 0 है, लेकिन फेज कितना है? 0 डिग्री। सेकंड पेयर के क्रॉस 120, थर्ड के क्रॉस 120 प्लस 120 240 डिग्री। बाकी ये MCQs भी हो गए। और एक ग्राफ रह गया जी, आपकी बुक में ये बना हुआ ग्राफ। अक्सर बच्चों को ये ग्राफ बनाने में मुश्किलात आती हैं, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ये देखें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक फेज ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर आपको मुश्किल होती है ना ग्राफ बनाने में, आपने पता क्या करना है? 2 लाइनें इधर लगानी है, 2 लाइनें इधर लगानी है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? दूसरी बना लेते हैं हम। ये पहली को पहली से आपने मिला देना है, ठीक है। पहली को पहली से मिला देना है नीचे से, फिर दूसरी को दूसरी से मिला देना आपने ऊपर से। ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। बना दी, फिर ये नीचे आ गया टर्मिनल और ये आगे चली गई। दिस इज सेकंड फेज, ठीक है। एक लैग कर रहा है, एक लीड कर रहा है। ब्लैक वाली को मैं 1 का नाम दे लेता हूँ, ब्लू वाली को 2 का, और इसको ऊपर ले जाए, ये लीड कर रहा है। ले, ग्राफ बन चुका है सर। तो ये 0 है, ये प्लस, ये माइनस, ये 0 डिग्री, ये फेज लीड है, ये फेज लैग है। तो ये आपके पास मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बता दी। नहीं समझ आई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक पे लेके दोबारा इसको सीख ले। ठीक हो गया बच्चे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आखिर में इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने बुक की लाइन याद कर लेनी है। 3 फेज के एडवांटेजेस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कॉलेजेस वगैरह में, जहाँ पर आपको एक AC नहीं चाहिए होता, नंबर ऑफ AC, नंबर ऑफ एयर कंडीशन वी कैन ऑपरेट। यानी कि 50 कमरे हैं तो 50 AC लगे हैं, तो वहाँ पर फिर सिंगल फेज तो काम नहीं देगी, वहाँ पर फिर 3 फेज AC सप्लाई काम देगी। तो फैक्ट्रियों को, बड़ी बड़ी सप्लाईज, बड़ी बड़ी मिलों को, कॉलेजेस वगैरह में जो वोल्टेज होते हैं वो सिंगल फेज नहीं होते बल्कि 3 फेज होते हैं, ताकि टोटल लोड हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर हम सिंगल फेज यूज़ करेंगे तो हो सकता है फिर वो लोड बर्दाश्त ही ना कर पाए, ओवरलोड होकर कॉइल ही जल जाए। तो 3 फेज AC सप्लाई बड़ी बड़ी चीज़ों को, मशीनों को चलाने के काम आती है। एडवांटेजेस आप बुक की लाइन याद कर लेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक देते रहें। अल्लाह हाफिज़।